खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। राजस्थान इस समय देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान की राजनीति की तरंगें दिल्ली तक महसूस की जा रही हैं। सचिन पायलट की नाराजगी से गहलोत सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। गहलोत और पायलट के बीच सुलह के लिए प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया। इस बीच सचिन पायलट ने राहुल गांधी की मुलाकात का खंडन किया है, लेकिन कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का खतरा लग रहा है, इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है। उधर तमाम अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। सभी विधायकों ने, हमारे पार्टी के विधायकों ने, हमारे समर्थक दल के विधायकों हथियाने का फार्मूला पुराना है। यही काम पहले इंदिरा जी के जमाने में भी होता था। युद्ध और राजनीति में सब जायज है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, मतलब जो समर्थ है उसे किसी तरह का दोष नहीं लगता। शिव पुराण में भी लिखा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी जो वीर है वही सत्ता का सुख भोगने के लायक है। वैसे भी बीजेपी की तैयारी और रणनीति आने वाले 50 साल तक सत्ता में बने रहने की है। देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे ऑपरेशन लोटस को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। सचिन पायलट आज बीजेपी का हाथ थामने के लिए बेकरार दिख रहे हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा काफी पहले लिखी जा चुकी एक तय स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है, जिसका खुलासा रॉ के प्रमुख रह चुके एएस दुलत ने एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ अपनी बातचीत में किया था। Let me put it like this, that if the government was not interested in Farooq, I don't think I would have made that trip to Srinagar. Let me put it like that. That's the question you're trying to ask me. Obviously, there is an interest somewhere. इसी बातचीत के बाद जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला फैमिली वापस लाइमलाइट में आ गई है। इससे पहले वो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के वक्त अपनी नजरबंदी को लेकर सुर्खियों में रहे थे। खैर, अब्दुल्ला परिवार सियासी उठापटक के बीच अपनी विचारधारा और नजदीकियां तय करने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा, यही अब्दुल्ला परिवार आजादी के वक्त कांग्रेस का बेहद करीबी था। लिहाजा फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की कमान सौंपी गई थी। स्वतंत्र रहने के अपने फैसलों को उन्होंने कांग्रेस के साथ हुए समझौते के तहत बदल दिया था। फिर अपने पिता की मौत के बाद फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजदीकियां कांग्रेस के साथ घटती बढ़ती रही। कांग्रेस के साथ इनका लव एंड हेट का रिश्ता चलता रहा। 1984 में फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद से हटाने में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक धड़ा फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व में पार्टी से अलग हो गया और कांग्रेस ने ही उनकी मदद कर सरकार बनवा दी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस से यह विवाद ज्यादा दिन नहीं चला। 1987 में एक बार फिर कांग्रेस के साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला ने सरकार बना ली। He'll be the next chief minister in Jammu and Kashmir whenever elections are held. I said this in 2008 as well, I think about 6 or 8 months before he became chief minister. He's the obvious choice. सचिन पायलट इसी अब्दुल्ला परिवार के दामाद हैं, लेकिन पायलट के पिता राजेश पायलट सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं। राजेश पायलट के निधन के बाद कांग्रेस के टिकट पर सचिन पायलट भारत के सबसे कम उम्र के सांसद भी बन चुके हैं और कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी बनाए गए हैं। लेकिन इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा से सबके सामने रही है। ऐसे में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत सिंधिया के बाद सचिन पायलट सबसे मुफीद साबित हो रहे हैं।
विरोधी दलों की कार्यशैली उनके लिए ईंधन का काम कर रही है। ऐसे में देश के गैर बीजेपी दलों को अपनी राजनीतिक गतिविधियों को स्थापित करके कुछ दिन तक भोजन, चिंतन और विश्राम करना चाहिए। वैसे भी उनकी तरफ से सिर्फ ट्वीट करने के अलावा और कोई ठोस काम दिखाई नहीं दे रहा है। ट्विटर राजनीतिक मनोविनोद का बेहतर माध्यम है। ट्वीट करके अपने राजनीतिक दायित्वों का एहसास भी हो जाता है और शरीर को कंट्रोल्ड, वातानुकूलित कमरे से बाहर भी नहीं ले जाना पड़ता। कोई ताजुब नहीं जब आने वाले चुनाव में जनता भी ऐसे दलों को ट्वीट के जरिए अपना वोट देने लगे। गैर बीजेपी दलों के लिए ये राजनीतिक विश्राम का काल है। इस वक्त का उपयोग इन दलों के नेताओं को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में करना चाहिए। मसलन शादी विवाह और बही खाता ठीक करना, पार्टी से लेकर एनजीओ तक के अकाउंट्स को दुरुस्त करना। राजनीतिक कारोबार फेल होने के बाद निजी कारोबार को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वे लोग समझदार हैं जो समय रहते बीजेपी की गोद में बैठते जा रहे हैं। उनकी अक्लमंदी की वजह से घर और ससुराल पक्ष भी सुरक्षित हो रहा है और राजनीतिक भविष्य भी। यह कोई जन्म जन्मांतरण का फैसला तो नहीं। जब गैर बीजेपी दलों के अच्छे दिन आएंगे तो वो फिर से घर वापसी कर लेंगे। ये काम तो उनके पुरखे पहले कर ही चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ऐसे में आज का हमारा सवाल है कि राजस्थान के सियासी ड्रामे की वजह क्या है। सवाल नंबर दूसरा कि क्या राजस्थान का पायलट बदलने वाला है। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पायलट की नाराजगी गिराएगी सरकार। तो ये तमाम यहाँ पर अटकलें तेज हैं और ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आगे यहाँ पर सियासी जो रुख है जो हवा की, वो कहाँ पलटने वाली है। बासिंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ जी, बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है संतोष भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ निशांत वर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कांग्रेस समर्थक हैं, बहुत स्वागत है निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बासिंद जी का रुख करते हैं। बासिंद जी, जो सियासी घटनाक्रम है वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन जो ये ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही है इसको भी जरा दर्शकों तक बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जल्दी से जल्दी पूरे देश में एक छत्र राज्य स्थापित करने की एक तरह से बेचैनी है और यही कारण है कि जहां वे जनता से के वोट से हार जाते हैं वहाँ वे अपने केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके, अपने धन बल का इस्तेमाल करके, अपने केंद्र सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ पर भी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ये पिछले 6 वर्षों में अगर हम नज़र डालें तो देश के अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बावजूद आज वहाँ सत्ता में है और उसका सीधा संबंध यह है कि केंद्र में चूँकि उनकी सरकार है और केंद्र की सरकार और केंद्र की जांच एजेंसियों के दम पर और धन बल के जरिए भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर उन राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब रही है। तो पहले अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में देखा, उसके पहले कर्नाटक में देखा, उसके पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देख चुके हैं, गोवा में देख चुके हैं कि किस तरह से बीजेपी ने हर जगह क्षेत्रीय दलों को तोड़ के, विधायकों से इस्तीफा दिलवा के, दल बदल करा के वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनको या तो गिराया है और नहीं तो वहाँ चुनाव सरकार नहीं बनने दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। राजस्थान में जब से सरकार बनी है तब से इस बात की अटकलबाजी हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में किसी भी कीमत पर अपनी सरकार फिर से बनाने की कोशिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक लंबे समय से कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों से उम्मीदें थीं और वे कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए
और अशोक गहलोत की सरकार गिराई जाए और फिर वहाँ वैकल्पिक सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाई जाए। जी। सचिन पायलट पहले से ही नाराज चल रहे थे। जब से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं तब से कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट का जो गुट था वह इस बात को लेकर नाराज था कि पूरा चुनाव सचिन पायलट को प्रोजेक्ट करके लड़ा गया। सचिन पायलट पार्टी के अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक संघर्ष करते रहे राजस्थान में, लेकिन जब सत्ता की कुर्सी मिलने की बात आई तो अशोक गहलोत को क्यों ऊपर से लाके बैठा दिया गया। जी। इसको लेकर लगातार नाराजगी थी और पार्टी आलाकमान सचिन पायलट की उस नाराजगी की गंभीरता को नहीं समझा, जिसका नतीजा है कि कल से सार्वजनिक तौर पर देखने को मिल रहा है। निशांत जी से पूछते हैं जरा। निशांत जी, क्या लग रहा है कि आपके अंदर की जो गुटबाजी थी उसका फायदा बीजेपी ने उठाने की पूरी कोशिश की है? दो बातें साफ कर दूं कि गुटबाजी जो होती है वो हर जगह होती है। जैसा अभी कहा गया कि अशोक गहलोत को ऊपर से लाके बिठा दिया गया, तो मुझे याद पड़ता है 2001 नरेंद्र मोदी को भी केशुभाई पटेल के हटा के ऊपर से लाके बिठा दिया गया था। ये हर राजनीतिक पार्टी में होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कोई मुंह खोलने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं या डेमोक्रेसी कहते हैं वो शायद कांग्रेस जैसी कुछ पार्टियों में आज भी जीवित है। तो अगर वहाँ पे मनमुटाव होता है किसी बात को लेके, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, खुल के बोलने वालों में से हूँ, चाहे वो पोर्टफोलियो हो या अन्यथा, तो उसके लिए अगर मनमुटाव होता है तो ये पार्टी की डेमोक्रेसी को दिखाता है, ना कि झगड़े फसाद को। यदि झगड़ा फसाद होता तो सचिन पायलट दिल्ली मिलने नहीं आते, वो वहाँ से कहीं और निकल चुके होते। लेकिन हम सब जानते हैं कल शाम को उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे। एक बात और साफ हो जाती है यहाँ पे कि जैसा बिल्कुल सही कहा गया कि जोड़ तोड़ की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी का फोरे बन गई है कि इनको इसके सिवाय शायद कुछ आता नहीं है, वो खास एक अंग्रेजी फ्रेज में फिट होता है जिसका नाम है पॉलिटिकल वल्चरिज्म, यानी कि राजनीतिक गिद्ध बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इन्हें सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि किसी तरीके से इमोशंस के साथ खेल के बिना पॉलिसी और बिना किसी ध्येय के देश को या राज्य को किसी भी चलाने की कोशिश करना, और जहां ना चला पाएं या जहां ना वो अगर अपने आप को वोट लेकर के जिता पाएं तो दूसरे के बाथरूम में झांक करके किसी तरीके से अपनी सरकार बनाने की चेष्टा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बेहुदा जो राजनीतिक रूप बाहर निकल आया है वो आपके सामने है। अंत में ओपनिंग कमेंट में सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व को एक बात समझ जानी चाहिए कि ऐसी गंदी राजनीति की आयुष बहुत कम होती है, जिसे इंग्लिश में शेल्फ लाइफ कहते हैं। ऐसी चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। जी बिल्कुल। अरुण जी, कब यहाँ पर बीजेपी बाज आएगी? क्योंकि हर बार बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि कैसे भी जोड़ तोड़ के कैसे भी बनानी है सरकार। जरा सा आपको मौका मिलता नहीं है कि आप शुरू हो जाते हैं यहाँ पर अपनी सरकार बनाने के लिए। दीपाली जी, पहले तो मैं जो आपका शब्द है उसमें मुझे गंभीर आपत्ति है कि आपने कहा कि कब आप बाज कब आएगी। आप पूरे स्क्रिप्ट में देखिए, पिछले 2-2.5 महीने की घटनाओं को अगर राजस्थान की देखें तो इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी है क्या? आप सचिन पायलट जी निकले तो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता ही नहीं है प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष को अगर शिकायत हो कि मेरी नहीं सुनी जा रही है तो इसके तो कोई भारतीय जनता जवाब नहीं दे सकती। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले तो कांग्रेस के दूसरी पीढ़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जिनमें आपको उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी थे। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं थी। अगर वो कहते हैं कि हमें कोई पीड़ा थी, हमारी पीड़ा को कहने के लिए हम केंद्र के पास जाते हैं और केंद्र का नेतृत्व हमारी बात नहीं सुनता, तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आज 3 दिन से सचिन पायलट जी बैठे हैं और केंद्र का नेतृत्व उनको नहीं सुन रहा है। इसी तरह की पीड़ा जगन रेड्डी की होती है, मिलिंद देवड़ा की होती है। अलग अलग इस प्रांतों में जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उन सबकी पीड़ा इस बात की है कि 2-2 साल तक हमें मिलने का समय नहीं दिया जाता। बहुगुणा जोशी, इनका भी ये शिकायत थी। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। आज पूरी पटकथा जो राजस्थान में जो नाटक चल रहा है, और कांग्रेस का रंगमंच राजस्थान है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके स्क्रिप्ट राइटर भी यही है, डायरेक्टर भी यही है, एक्टर भी यही है। लेकिन अरुण जी, ये जो ट्रांसक्रिप्ट आई थी, शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई थी, दोनों ही तरफ से जो शुरुआत हुई है, जो लेन देन की बात हो रही थी, वो सबके सामने है। इसको आप झुटला नहीं सकते हैं। आप याद करिए कि सबसे पहले नहीं, आप इसको मैं आप याद करिए, आपके खुद के टीवी चैनल को देख लीजिए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को नहीं कहा। ये मुख्यमंत्री जी ने खुद ने 9 तारीख को
क्या कभी देश में देखा कि आपने केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए राजस्थान के बॉर्डर को सील कर दिया आपने 9 तारीख को, और 2 घंटे बाद खोलने का काम कर रहे हो उसको? आप कह रहे हो 35 करोड़ लोग आ रहे हैं, अपने विधायकों को कभी आप घोड़ा कहते हो, कभी बकरा कहते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह की आपके स्वयं के विधायक हैं। आप अपने स्वयं के विधायकों को मान रहे हो कि मंडी में बैठे हुए हैं, मंडी में बैठ करके उनकी कीमत लगी हुई है। आपको अपने विधायकों को विश्वास नहीं है और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। केवल कंधा चाहिए सचिन पायलट को निपटाने के। लड़ाई आज गहलोत जी और सचिन पायलट की है, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। उस लड़ाई में कंधा भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल करके अगर आप ट्वीट की बात करें तो ट्वीट तो बीजेपी की तरफ से भी बहुत है। ठीक है अरुण जी, आऊंगी मैं आपके पास। दरअसल संतोष भारती जी का रुख करती हूं। संतोष की बात कर ही नहीं रहा। ठीक है आऊंगी सर आपके पास। संतोष भारती जी, मैंने ट्वीट की एक बार भी बात नहीं की, ट्वीट की जो आपने घोड़े का जो जिक्र किया है मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आप कहाँ इशारा कर रहे थे उसका मैं जिक्र कर रही थी। खैर संतोष भारती जी, अब क्या लग रहा है कि अब अशोक गहलोत ने जो ये रणनीति खेली है वो बचा पाएंगे अपनी सरकार? आगे की क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? पहली चीज तो वासिंद्र जी ने जिस चीज को कहा है मैं उसके बारे में एक अपनी टिप्पणी देना चाहता हूँ। ये हर सरकार का या दल का अपनी अपनी रणनीति होती है कि वो दूसरे दल को कैसे नीचे गिराए। अगर भारतीय जनता पार्टी गिराने की कोशिश कर रही है तो मुझे नहीं लगता कोई अनैतिक कर रही है। अनैतिक इतना ही कर रही है कि वो जनादेश को झुठला रही है। लेकिन पिछले सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने देखा कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन आज के समय आपके सवाल के बिल्कुल पॉइंटेड आंसर के रूप में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अटकलें लग रही हैं। अटकलें लगने दीजिए। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, खबर ये दे रहा हूँ कि, और ये मेरी मैं वासेंद्र जी उस जर्नलिज्म की पीढ़ी के हैं जिन्होंने खोज के खबर निकाली है। आज उन्होंने क्यों नहीं निकाली मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उनसे पूछूंगा। मेरी खबर ये है कि कल शाम को ये तय हो गया कि सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर के राजस्थान नहीं जा रहे हैं। उनके चुनाव का, उनके साथ का कोई आदमी डिप्टी सीएम बनेगा राजस्थान में और उनके कुछ मंत्री बढ़ेंगे वहाँ पर। 2, तीसरा, सचिन पायलट का क्या होगा? सचिन पायलट कांग्रेस में या तो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में आएंगे या प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी के रूप में दिल्ली में आएंगे। वो राजस्थान की पॉलिटिक्स से अपने को विड्रा कर रहे हैं, उनके लोग वहाँ रहेंगे। ये मैं अंडरलाइन न्यूज़ आपको दे रहा हूँ और शायद मैं अकेला हूँ जो धारा के विरुद्ध ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। पर सवाल इससे बड़ा ये है कि ये सारी चीज़ें हुई क्यों। देखिए, हर जगह पर इस समय महत्वाकांक्षाओं का दौर शुरू हो गया है और वो दौर गया जब आप कार्यकर्ता होते थे, प्रदेश में कुछ बनते थे, फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर आते थे। आज तो आपके पास अगर पैसा है, गाड़ी है, तो पहले दिन से आप मंत्री बनने की रणनीति बनाने लगते हैं और मंत्री बनने के लिए जो साम दाम दंड भेद अपनाने हों वो आप अपनाते हैं पार्टी के भीतर। इसलिए ये दौर ही महत्वाकांक्षा का या लूट का दौर है, पदों की लूट का दौर है। इसलिए मुझे लगता है कि संतोष भारती जी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि आप बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आप लाइन से हटकर बता रहे हैं कि वो यहाँ पर राजनीति से अपने आप को, मतलब राजस्थान की राजनीति से अलग करके, यानी वो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो आप ये आना नहीं चाहते हैं, उनको बुलाया जा रहा है और इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों की सहमति है कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन करके कांग्रेस पार्टी के आएंगे या प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी बन के आएंगे। वो राजस्थान, मैं फिर कह रहा हूँ, वो उप मुख्यमंत्री बन के अब राजस्थान नहीं जा रहे हैं। वासन जी, उप मुख्यमंत्री बनकर नहीं जा रहे हैं जैसा कि संतोष भारती जी बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो वहाँ पर अपने आप को नहीं कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, और या फिर यहाँ उनको यहाँ पर लाना, यानी कि सरकार भी बची रहे और हमें जो यहाँ पर अपना नेतृत्व तो आगे बढ़ाना है सचिन पायलट के जरिए, एक युवा चेहरे के जरिए, ये एक मैसेज देना हो सकता है? नहीं, जैसा कि संतोष जी बता रहे थे, अगर ये बात सच है, और संतोष जी बहुत वेटरन जर्नलिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, तो इसलिए इनकी जानकारी पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। जितना मैं इनको जानता हूँ, इनके कॉन्टैक्ट्स को जानता हूँ, अगर ये बात सच है
तो इसमें कहीं न कहीं अशोक गहलोत की विक्ट्री है। अशोक गहलोत पहले दिन से ही नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट राजस्थान की सरकार में किसी भी तरह की भागीदारी निभाए, और राहुल गांधी के दबाव के चलते अशोक गहलोत को सचिन पायलट को एकोमोडेट करना पड़ा था। तो अब एक तो ये तय हो जाएगा कि राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की सरकार पूरी तरह से अशोक गहलोत के लीडरशिप में और अशोक गहलोत के ही कंट्रोल में चलेगी। दूसरा, ये आने वाले कांग्रेस के सांगठनिक फेरबदल का भी एक तरह से संकेत है, जो कि मैं मानता हूँ। अगर सचिन पायलट को वर्किंग प्रेसिडेंट या प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है तो इसका मतलब ये भी तय है कि अगले ही रिशफलिंग में सोनिया गांधी की जगह फिर या तो राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनाए जाएंगे, और नहीं तो प्रियंका गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इन दोनों में कोई एक फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तब सचिन पायलट जैसे लोग वर्किंग प्रेसिडेंट या प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे कि यंग टीम को मौका दिया जाएगा एक बार फिर। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर वोट बैंक को देखने के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की कोशिश होगी कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी देके एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सक्रिय किया जाए और उस वैक्यूम को पूरा किया जाए, जो वैक्यूम कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने की वजह से दिखाई दे रहा है पार्टी के अंदर, क्योंकि ज्योतिरादित्य को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही प्रभारी बनाया गया था और उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सबसे लचर हालत में है सांगठनिक तौर पर। इसलिए प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश में कैंप कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के छोटी छोटी घटनाओं में उनकी भागीदारी रहती है, उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरीके से सियासी अटकलें चल रही थी वो अटकलें ही रह जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार अब सचिन पायलट को एक नई जिम्मेदारी यहाँ पर कांग्रेस में दी जा सकती है, जिसके तहत वो आगे चलेंगे। खैर, अब रुक करते हैं यहाँ पर निशांत जी। अब बात यहाँ पर ये भी उठ रही है कि अगर यही सब करना था तो क्या लगता नहीं है कि पहले ही कांग्रेस को इन सारी चीजों को सुलझा देना चाहिए, ना कि ऐसी पूरा दिन 2-3 दिन से ये पूरा खेल चल रहा है, ये नौबत ही क्यों आई है? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं उस बात से असहमत हूं कि शायद ये फाइनल हो गया है कि इन्हें राष्ट्रीय पटल पे कुछ अभी इस समय दिया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी है नहीं। उसका कारण ये है कि अगर एक स्ट्रगल करती कांग्रेस, मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि देश में नेशनल लेवल पे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है। एक स्ट्रगल करती पार्टी के अंदर किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष या वर्किंग प्रेसिडेंट या कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा देना है तो वो फ्रिक्शन से नहीं पैदा होता, वो एक खुशनुमा माहौल से आना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को चलती एकदम बढ़िया चीज में से अगर आप उसको राइज करके एक अच्छी पोजीशन पे बिठा के जिम्मेदारी देते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ है। वो फ्रिक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई झगड़े हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ जरूर इश्यूज हैं, लेकिन वो ऐसे झगड़े नहीं हैं कि जिसकी वजह से फसाद क्रिएट हो जाए। मैं माफ करिएगा, लेकिन कल से इस चीज को नेशनल मीडिया में देखता आ रहा हूं कि फसाद तो उन्होंने क्रिएट किया। आज भी कोई लिख के नहीं बता सकता एक लाइन में कि सचिन पायलट जी की तकलीफ क्या है। उन्होंने किसी को बताई नहीं। हम सब अटकलें लगा रहे हैं और अटकलों के बाजार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर दूर बैठ करके ये सोच रही है कि कमलनाथ की सरकार जैसे गिराई, उधर कर्नाटका में सरकार कैसे गिराई, तो साहब ये हर बार नहीं होता। और सचिन पायलट को क्या मिलेगा और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक एंगल तो ये भी है कि शायद वो क्षेत्रीय पार्टी बनाए, किसको पता, अभी हम गारंटी से नहीं कह सकते। चलिए, मैं आऊंगी एक बार, मैं अरुण जी का रुख कर लेती हूँ। अरुण जी, यानी कि पूरा तो यहाँ पर आप पर ही आरोप आ रहा है कि यहाँ पर सचिन पायलट तो जाना नहीं चाहते थे बीजेपी में, और ऊपर से कुल मिलाकर जो आज घटनाक्रम दिख रहा है कि अपने विधायकों को लेकर जाना कांग्रेस का, तो उनको सीधा डर आपसे ही है कि आप ही लोग खरीद फरोख्त करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है और ऐसा हर जगह लगभग देखा ही गया है। दीपाली, पहले तो मैं निशांत जी को नहीं सुन सका हूँ,
मैं इसलिए एग्जैक्टली उनकी चीज़ों पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं पहले मिश्रा जी और संतोष जी की बात को मैंने सुना, और उन दोनों की बातों को अगर पूरा आधार बना करके अपन बात करें तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। संतोष जी ने पहले ही खुद स्वयं ने इस बात को कहा है कि इनका आपस में कोई समझौता हो चुका, सचिन जी को केंद्र में ले जा रहे हैं, यहाँ पर उनके सदस्य बढ़ेंगे, ये सारी बातें उन्होंने की हैं। और इसी प्रकार से खुद मिश्र जी ने इस बात को कहा है कि कैसे कैसे स्क्रिप्ट क्या क्या अच्छी बात हुई। इस पूरे उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं, केवल आप घर पर नहीं संभाल पाते, आपको सचिन पायलट को निपटाना है, इस कारण से आप अपनी कहानी लिखते हो और उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे बताइए कि आज के इस समय तक सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। जिस समय मीटिंग होती है सुबह सुबह उनके प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से उनके होल्डिंग्स पोस्टर्स को उतार दिया जाता है। ये इससे ज़्यादा असहिष्णुता आप अपने नेता को भी सहन नहीं कर सकते, उसके साथ भी साथ लेकर नहीं चल सकते। इससे बड़ा कोई उदाहरण मिल सकता है? आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं। आप अपने नेता को आप आरोप करने के लिए उसको कहीं ना कहीं ब्लेम करने का काम कर रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। निश्चित रूप से आज एक नहीं, पूरे स्क्रिप्ट को देखें कि पिछले आज की घटना नहीं, पिछले कई वर्षों की स्थिति, कांग्रेस का केंद्र कमजोर होता जा रहा है। उस कमजोर केंद्र के पास इतना नहीं है कि हर व्यक्ति को संभाल सके। आज 3 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन तक सचिन पायलट दिल्ली में बैठे हैं और शायद मेरे को लगता है कि उनके घर से और सोनिया जी के घर की दूरी भी कोई 2-4-5 किलोमीटर की होगी। वहाँ 5 किलोमीटर की दूरी तक भी बात नहीं हो सकती। तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती, इसका जवाब तो कांग्रेस को ही अपने घर में खोजना पड़ेगा कि उनको किस तरह से अपने काम को करना। निशांत जी जरा जवाब दे दीजिए। मुझे हंसी इसलिए आ रही है इस बात पे क्योंकि भाजपा के नेता अगर ये बता दें कि नीतीश कुमार को बीच रास्ते खरीद के, जबकि वोट मिला था महागठबंधन को, आपने क्या दिया बिहार को। आप ये बता दें कमलनाथ की सरकार किस तरीके से गिद्धों की तरह आपने गिराने की चेष्टा करी और बाईपॉल्स में उल्टा होने वाला है, आपने फाइनली मध्य प्रदेश के लोगों को परेशान किया। आप ये बता दें कि कर्नाटका के अंदर येदियुरप्पा ने सरकार पलट के क्या तीर मार लिया। सर, आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसके लिए आप भारत की जनता को परेशान करेंगे। राजस्थान में क्योंकि आपकी दाल नहीं गली, आज आप टेलीविजन पे बैठ के ये कहते हैं कि हम कहीं नहीं हैं। मान लीजिए कि अगर 10 भी विधायक कह देते कि हम तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सारी की सारी नाव पलट जाती। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि राजस्थान के केस में कुछ बाहर नहीं आ रहा, इसलिए आप चुप हैं। लेकिन देश भर में सरकारें गिराने और गलत तरीके से सरकारें बनाने का आपका रिकॉर्ड है, इसलिए आप उस चीज से तो महाशय पीछे हट नहीं सकते। आगे चल के ये भी पता चलेगा कि कैसे चौटाला के साथ मिलकर आपने हरियाणा में बनाया। क्या सचिन पायलट आज से 2 साल बाद ऐसा कोई रूप दिखाएंगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग उस दिन देख लीजिएगा। निशांत जी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपना चेहरा निशान देखना पड़ेगा शीशे में। आज जिन बातों की आपने चर्चा की है उस सारी बात में आज मुझे बताइए कि आज मध्य प्रदेश की घटना हुई तो उस घटना में ज्योतिरादित्य सिंधिया किसने थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसको कहा कि मैं कई दिन से बैठा हूँ, केंद्र मुझे मिलने के लिए समय नहीं दे रहा। आज आपके साथ बिहार में सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद आपके साथ कोई सरकार में नहीं रहना चाहता और स्वयं निकल करके जाता है कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आपके आचरण व्यवहार के कंफर्ट की चिंता करने का काम हम करें निकाल कर। ठीक है, और सर, मैं एक ही लाइन आपको कहना मुझे बात का जवाब दे दें। 1967 में ऐसी आपकी बात को मैं उतने हद तक सहमति दे सकता हूं। अलाउ मी जस्ट 1 लाइन। मैं आपकी बात को उतने हद तक सहमति दे सकता हूं कि इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं, पर आप मत भूलिए इस देश में राजनीतिकों को और राजनीति समझने वालों को बंगारू लक्ष्मण के लोगों से कतई पैसे लेन देन करके और कैसे सरकारों को गिराना बनाना चाहिए, ये सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, संतोष जी क्या लग रहा है कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं? इसको भी बिल्कुल, एक मिनट अरुण जी आऊंगी मैं आपके पास। 1 मिनट संतोष बात, अरुण जी 1 सेकंड। बंगारू लक्ष्मण क्या नहीं होगा, उस पर पूरी बहस होगी। ठीक है, पूरी बहस होगी, बिल्कुल होगी। सर्टिफाइड कोर्ट से कन्विक्ट हुए उसके 10 साल के बाद। ठीक है निशांत जी, 1 मिनट आऊंगी। संतोष भारती जी, जब तक बंगारू लक्ष्मण जी कन्विक्ट नहीं हुए, आपने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला था और वो आपके पार्टी प्रेसिडेंट थे जो पकड़े गए थे। चाल चरित्र चेहरा सबके सामने वहां से होता है। निशांत जी, देश की आजादी में 1919 ठीक है सर, अरुण जी इस पर हम बाद में बहस कर लेंगे। 1 मिनट अरुण जी, ठीक है 1 सेकंड कर लेंगे चर्चा पर। ठीक है, मैं सिर्फ एक राजनीतिक नैतिकता याद दिला रहा हूँ।
इसी देश में एक प्रधानमंत्री एक वोट से हारा, दूसरी बार वो आदमी 13 वोट से हारा। उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। ऐसा नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास पैसे नहीं थे और ताकत नहीं थी कि वो 1 वोट या 13 वोट मैनेज नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन वो लोग थे जो लोकतंत्र के पहरुए कहे जाते हैं। उन्होंने नहीं स्वीकार किया और कहा मुझे हारना मंजूर है। एक उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बदल दिया, और जो दो शब्द हैं, चेहरा बदल दिया, चाल बदल दिया, चरित्र बदल लिया। हर जगह आपको सरकार बनाने के लिए लोग चाहिए, जिसके लिए आपने जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ आपने कोशिश की, मध्य प्रदेश में की, और राजस्थान में भी बिसात भारतीय जनता पार्टी ने ही बिछाई। माधवराव जी के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या रोल रहा है इस सारे गेम में, नंबर 1। लेकिन उतनी ही दोषी कांग्रेस है। एसओ जी का वो लेटर किसी को भी अपमानजनक लगेगा, जिसको लेकर के सबसे पहले जिसने आग में घी डालने का काम किया, वो लेटर है जिसमें इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा। इसलिए जिम्मेदार दोनों हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बिसात भारतीय जनता पार्टी ने बिछाई, चाल नहीं चली, और उस चाल में मेरा ख्याल है आज की तारीख में कांग्रेस विनर है, और कांग्रेस ने तय कर दिया है अशोक गहलोत और दोनों के बीच में किसके हिस्से में क्या आना है। ठीक है वासिन जी, लेकिन जो मध्य प्रदेश का घटनाक्रम रहा है और जो राजस्थान का, अब अगर इतने ही यहाँ पर अशोक और गहलोत को कहा जा रहा है कि उन्होंने सब कुछ सेट कर लिया, लेकिन अभी भी डर है, क्योंकि अगर डर नहीं होता तो यहाँ पर पहले तो विक्ट्री साइन दिखाते हैं, ये बताते हैं कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, लेकिन फिर बसेस के जरिए फिर वही पुरानी जैसी पूरी जो चला आ रहा है कि बसेस के जरिए अपने विधायकों को सुरक्षित किया जा रहा है। जब विश्वास नहीं है या फिर आपको कहीं ना कहीं डर है, इसी वजह से ऐसा काम हो रहा है। दीपाली, देखिए, राजनीति में मर्यादा का उल्लंघन अगर हम कहें तो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से और इनकी सरकारों की तरफ से शुरू से होता रहा है। अगर हम इंदिरा गांधी के कार्यकाल को याद करें तो चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार हो या एनटी रामाराव की चुनी हुई सरकार हो, उन सरकारों को बाकायदे गिराकर और वहाँ डमी और पपेट गवर्नमेंट्स बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था, और अब वही काम लगभग बीजेपी की केंद्र सरकार की तरफ से करने की कोशिश हो रही है या की जा रही है। दूसरी बात, भले ही अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी कहे कि उसके विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं और उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि चाहे वो राज्यसभा का चुनाव था तब या इस समय, अगर उनके सारे विधायक उनके साथ हैं, बहुमत उनके साथ है, तो उनको अपने विधायकों को एक साथ एक होटल में रखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पुलिस की सुरक्षा में सारे विधायक एक जगह क्यों रखे गए हैं? उन विधायकों को फ्री घूमने की इजाज़त क्यों नहीं है? क्या उनको इस बात का डर है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधायक स्वतंत्र होते ही एक एक करके भाग गए और कर्नाटक में जाके शरण लिए और बाद में कमलनाथ की सरकार गिर गई, उसी तरह से राजस्थान में भी होगा? और राजस्थान के वे असंतुष्ट विधायक या कथित तौर पर सचिन पायलट के समर्थक विधायक पुलिस का सुरक्षा हटते ही वहाँ से भागेंगे और बीजेपी के गोद में जाके बैठ जाएंगे? इसलिए पुलिस की घेराबंदी करके उनको रखा गया है। तो आखिर क्या वजह है कि इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है राजस्थान की सरकार की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से? अगर उनके विधायक एकजुट हैं, उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है तो बिल्कुल। और ये व्यवस्था तो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी, जब यहाँ पर ये कहा जा रहा था, बीजेपी ये कह रही थी कि हमारा इसमें कोई गेम नहीं, लेकिन बीजेपी ने भी अपने विधायकों को बकायदा बसेस के जरिए एक जगह सुरक्षित करके रखा था जब तक सरकार नहीं बन गई थी। खैर, इस पर आगे हम जवाब लेंगे निशांत जी से। हम बात कर रहे थे जो व्यवस्था की गई है, जो अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए एक रिजॉर्ट ले जाया गया है, अगर मजबूत है यहाँ पर सरकार तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? इस पर निशांत जी क्या कहेंगे आप कि एक तरफ तो विक्ट्री का साइन दिखाया जाता है, दूसरी तरफ उनको लेकर जाया जाता है कि विधायक सुरक्षित रहें, तो क्या अभी भी डर है? देखिए, राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है तो राजस्थान वो जगह है जहां सुंदर सुंदर किले हैं, जयपुर से, जयगढ़ से लेकर के
जैसलमेर तक। तो उसी संदर्भ में उसी को एग्जाम्पल बना के मैं आपको बताता हूँ कि जब तुगलक और बड़े बड़े गिद्ध अगर किला गिराने आते हैं तो वो पूरा किला नहीं गिराते, किसी एक दीवार को भी ढहा दिया तो वो विक्ट्री हो जाती है। कि कांग्रेस के साथ भाजपा ने पिछले कई सालों में ये किले की एक आध दीवार गिराने का काम किया है। इसलिए जब सचिन पायलट से कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय कांग्रेस को कि वो सरकार गिरा रहे हैं, लेकिन जैसा इस प्रोग्राम में भी कहा गया कि बिसात बिछाई भाजपा ने, चाल चल नहीं पाए लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। अभी भी ये चांस है कि भाजपा जो केंद्र में नेतृत्व सरकार का कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज हाथ में है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं कि ये अगर सबको माफ कीजिएगा घर जाने दिया जाए तो किसी ना किसी को तो ये परेशान कर ही लेंगे, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा पॉलिटिकल वल्चर्स हैं ये लोग, राजनीतिक गिद्ध हैं, इनका काम सिर्फ नुकसान करना है और अंततः लोगों का नुकसान करना। अरुण जी, मैं तो ये कह सकता हूँ निशांत जी ने शब्दों का बड़े अच्छी तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि यही राजस्थान की धरती है जो किलों को बचाने के लिए संघर्ष करती है, तो दूसरे के स्वाभिमान के लिए भी संघर्ष, अपने प्राणों की आहुति दे देती है इसी में। इसलिए इसी धरती के ऊपर आप, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज अपने ही विधायकों को घोड़ा कहा तो आपने कहा, अपने ही विधायकों को आपने कहा बकरा मंडी लगाई है तो आपने कहा, गिद्ध भी आप अपने लोगों का आप खुद कह रहे हैं कि गिद्ध बना कर निकालने की बात, तो इसको तय करना पड़ेगा कि आपकी शब्दावली का इस्तेमाल करके देश के लोकतंत्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा निशांत जी कि आपको हाँ मैं या घोड़े और बकरे आपने किसको कहा, जरा ये कांग्रेस के विधायक हैं, आपके ही चुने हुए हैं, आपने ही टिकट दिया था, आपके ही कार्यकर्ता थे, आपने अपने ही विधायकों को घोड़ा कहा और उन्हीं को आपने बकरा कहा कि मंडी में बेचने की बात हो रही है। माल वो बिकता है जो बाजार में बिकने के लिए तैयार होता है। नीचे आ जाता दूसरी है, बात जब इसी वो राजस्थान आपको समझ की नहीं आया, तो ये उदाहरण कहाँ से समझ इसी निशान जी इसी राजस्थान की धरती पर 67 भी राजस्थान ने देखा है कि जब आप कुत्ते का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाता है, ये भाषा आपको जब ये मुहावरा नहीं समझ में आया था, और लोगों को तो निकालने बकरा का काम घोड़ा किया और था। गिद्ध कहाँ से समझ में आया? 93 निशान जी आपको मैं याद दिला देता हूँ, 93 में जब भैरव सिंह जी की 95 सीट आई थी, उस 95 के में भी आपने भजनलाल जी को भेजा था पूरी अटैचियां भर के कि यहाँ के विधायकों को खरीद लो, लेकिन विधायकों का सम्मान था, गौरव था, राजस्थान का आदमी बिकने के लिए तैयार नहीं बैठा था। इसलिए भैरव सिंह जी की सरकार बनी और कांग्रेस को आपास तो न पड़ा। आपके तत्कालीन स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सबूत तो सिर्फ इसका हुआ, जेल सिर्फ उनके नाम पे 90 बार से अधिक, उनको सजा मिली थी। 90 बार से अधिक देश में 356 का इस्तेमाल 90 बार से अधिक किया तो कांग्रेस पार्टी ने केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए। आपातकाल में हाईकोर्ट का निर्णय आता है तो आप आपातकाल लगा देते हो, इसको निकल करके आ रहे हैं। 80 में आपने आकर के 3 राज्यों को सरकार की बात करो, आप केवल एक हाईकोर्ट, ठीक है न्यायालय नहीं था। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। यानी कि कोई भी अपने आप सब अपने आप को पाक साफ समझ रहे हैं, अपने आप ही सारा चीज हो गया है जो घटनाक्रम हुआ है, सत्यता का, ईमानदारी का। ठीक है अरुण जी आऊंगी आपके पास। काली और वो हमें कह रहे हैं कि आप सफेद ले ओढ़ के चलो। ठीक है अरुण जी, ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, संतोष भारती जी, आप लोगों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट। ठीक है निशांत जी, एक मिनट। संतोष भारती जी, आप ये कह सकते हैं विचारधारा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अरुण जी आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। संतोष, आप एक भी चीज साबित नहीं कर पाए। 6 साल से नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में है, एक कांग्रेसी को आप जेल में नहीं डाल पाए और टीवी पे बैठ करके आप कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को गाली देते हैं, ये कहते हैं कि वो ऐसे वो वैसे। एक कांग्रेसी को जेल में आप नहीं डाल पाए, 6 साल हो गए नरेंद्र मोदी को। अगर सिद्ध की बात करोगे तो आप एक को भी नहीं कर पाए। आप भी केवल परसेप्शन के आधार बात कर रहे हो, जनता दल वैसे, कम्युनिस्ट वैसे। जनता इस बात को जानती है कि आपने परसेप्शन के आधार पर आपने किस प्रकार काम किया। चलिए ठीक है, एक दूसरे पर बहुत आरोप हो गए। ठीक है अरुण जी, एक सेकंड, बहुत आरोप हो गया। मेरे पास समय कम है, इसलिए मुझे 1 मिनट। अरुण जी 1 मिनट, आप 1 मिनट, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं संतोष भारती जी, अब ये कह सकते हैं एक दूसरे पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विचारधारा किसी भी पार्टी में क्या लग रहा है कि बची हुई है, या फिर सिर्फ सरकार बनाने की ही अब जद्दोजहद में लगी रहती हैं पार्टियां? सत्य यही है कि सरकार बनाना ही विचारधारा हो गई है, लेकिन देश में जिस तरह
2014 के बाद स्थिति बनी है और नॉर्थ ईस्ट में और राजस्थान और मध्य प्रदेश की घटनाओं ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। और वो बहस है कि पूरे के पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को सुधारना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई आदमी 5 साल के लिए चुना जाता है तो वो जब अपना दल बदलता है, इसका मतलब है कि वो जनादेश का अपमान करता है। और ये देश में सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस तेज़ी से चल रही। मुझे नहीं पता इसका क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन अब लोग ये सोचने लगे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो जीते वो 5 साल के लिए जीते और जिन वायदों पे जीते उन वायदों के ऊपर अमल करे। और अगर वो अमल नहीं करता है तो उसकी सदस्यता हटनी चाहिए। ये बहस देश में चल रही है, इसका क्या नतीजा निकलेगा मुझे नहीं मालूम, पर एक बातचीत तो शुरू हो गई है। जी बासिन जी, आपकी क्या राय है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं और जिस दल या जिस टिकट पर चुनाव लड़ते हैं उस समय जो आपके वायदे होते हैं, चुनाव जीतने के तुरंत बाद आप दल बदलने लगते हैं। और इस दल बदल को रोकने के लिए ही पहले दल बदल कानून बना था, जिसमें 1/3 की बात कही गई थी और बाद में उसको और सख्त बनाने के लिए 2/3 की बात कही गई। लेकिन मौजूदा समय की जो सरकारें हैं उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया कि 2/3 की संख्या अगर नहीं मोबिलाइज हो पा रही है तो ऐसे सदस्यों को त्यागपत्र दिला के दोबारा चुनाव लड़ा दिया जाए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म तो बहुत ज़रूरी है और उसमें एक बात का और उसमें समावेश होना चाहिए, जैसा कि संतोष जी ने बताया है। मैं उसमें 1-2 पॉइंट और चाहता हूं कि जोड़ दिया जाए कि जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं तो और अपने चुनावी वायदों को पूरा नहीं करते हैं तो उनको अगला चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दिया जाए, चाहे वो किसी भी दल के टिकट पर लड़ना चाहते हो, चाहे वो भले ही उसी पेरेंट पार्टी के टिकट पर दोबारा मैदान में जाना चाहते हैं तब भी, या दल बदल के जाना चाहते हैं तब भी, ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसे विजयी उम्मीदवारों को फिर से चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, तभी जवाबदेही तय हो पाएगी। हमारे लोकतंत्र में रिकॉल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि उनकी जवाबदेही तय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि राजस्थान में अब क्या यहाँ पर नया घटनाक्रम होता है। फिलहाल तो अभी राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत की सरकार अभी संकट से उभरती हुई नजर आ रही है, लेकिन आगे क्या होता है, सचिन पायलट को कैसे मनाया जाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, निशांत जी, अरुण जी, संतोष भारती जी और वासिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।